हस्बैंड की तरफ से इन पे तशद्दुद किया गया, चाकू के वार किए गए। ये नौकरी शोकरी कुछ नहीं करता। यहाँ पे इसकी एफआईआर थी, कुछ इसने मार कुटाई की, इसकी एफआईआर थी लड़ाई झगड़ों की। इनके बेटे मुझे इधर मारते थे, मुझे नहीं था पता इनकी वाइफ अभी जिंदा है। इन्होंने बोला था मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं उनको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे साथ निकाह किया है, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकाह के ऊपर निकाह नहीं होता है हमारे में। मैं प्रेग्नेंट थी, इनके बेटों ने मुझ पर तशद्दुद किया है। मैं इधर रहने लगी हूँ तो इधर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ये मुझे यहाँ से रात को 8 बजे लेके बाहर निकल गया, धुंध पड़ रही थी। इन्होंने पीछे बर्गर वाले से वो पकड़ा, उसका ही बर्गर काटने वाले का छुरा जो था बहुत बड़ा था। इन्होंने पीछे आके मेरे सर पे वार किया, पता नहीं वो गर्दन पे मार रहे थे कि फेस पे लग गया मेरे। और फिर इन्होंने मेरे बालों से पकड़ के मुझे सर मेरा टर्न किया और मेरे गर्दन पे मारा इन्होंने पीछे। एसएचओ के पास भी मैं जबरदस्ती गई हूँ, मुझे एसएचओ के सामने भी ये नहीं जाने दे रहे थे। इनकी अम्मी के साथ भेज दिया है जनरल हॉस्पिटल मेडिकल के लिए। दिमाग सुन करने के भी इंजेक्शन लगाए थे। कचहरी गई थी तो उनके बेटे ने मुझे धमकी दी है, अगर पहले बच गई हो हमारे पापा के हाथों से, अगर आप सुलह नहीं करते हो, केस वापस नहीं ले रहे हो, तो आप हमारे हाथों से नहीं बचते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, आज मैं यूनाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ख़तून मौजूद हैं जिनकी एज 32 साल है। इनके हस्बैंड की तरफ से इन पे तशद्दुद किया गया, चाकू के वार किए गए। कहानी क्या है इनकी ज़ुबानी जानते हैं, आखिर ये मामला जो है ये कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये सारा वाक़या हुआ कैसे? आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने आप पे तशद्दुद किया, ये जो फेस पे आपके यहाँ पे चाकू मारा, इधर गर्दन पे भी मारा, ये क्या कहानी है? भाई ये इस तरह हुआ है कि मेरे हस्बैंड, मैं आउट ऑफ कंट्री गई थी उनके कहने पे। 6 माह से मैं उधर थी, 4 माह ये मेरे साथ उधर रहे हैं। हम ना वहाँ पे इनकी कज़न है, उनके साथ ही रह रहे थे। वो मुझे होम सर्विस पे लेके जा रही थी सैलून के काम के साथ। फिर वो हम खाना स्पा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सेंटर पे सैलून थे, घरों में भी जा रहे थे हम मेहंदी वगैरह लगाने के लिए, काम करने, मतलब मैं अर्निंग कर रही थी वहाँ पे। उसके बाद हम खाना बना के रूम्स में देते थे लोगों को, जो भी मतलब ऑर्डर आता था नाश्ते का, डिनर का। तो इस बंदे ने वो जो अर्निंग मैंने की थी, इसने बोला कि यहाँ से जेवर सस्ता बनता है। 1400 दिरहम की मैंने चेन और क्रॉस बनवाई थी, जो इसने ले ली। 700 दिरहम की मैंने अंगूठी बनवाई थी, वो रसीद्स मेरे पास हैं, वो थी। इसी तरह करके मैंने 800 दिरहम के बालियाँ और वो कुछ बनाए थे, मतलब छोटा छोटा अपने पहनने के लिए मैंने जेवर बनाया था। जो ये बंदा लेके वहाँ से आया है, जिसमें आईफोन भी था, मेरी बहन का था वो, जो उधर ही है मेरी बहन, अभी वो ड्यूटी कर रही है वहाँ पे गोल्ड शॉप में। उसने वो किस्तों पे लिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल, वो इसने वहाँ से लेके भागा। और फिर 8000 दिरहम जो उसने लाइसेंस के लिए रखा था कि वो बनवाएगी अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वो ये 10,000 दिरहम सॉरी, वो ये लेके वहाँ से भाग आया। और इसने आके मुझे ये कहा कि मैं उसको वापस करूँगा, वो पैसे वो मैं ख़र्च नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें आराम से यहाँ पे रख लूँ। और जो ये हमने इसको वीज़ा टिकट देने के लिए वहाँ पे बुलाया था, वो भी हमने लोन उठा के इसको बुलाया था, वहाँ पे इसका वीज़ा लगवाया था। और रीन्यू भी हम इसका विज़िट जो करवाते हैं ना, वो हम बहुत मुश्किल से कराते रहे कि ये मेरे साथ उधरेगा। और इसने इतने मतलब कि 2200 का वीज़ा रीन्यू हो रहा था 2 महीने का, और हम इसका करवाते रहे। 4 विजिट इसके हमने रीन्यू करवाए हैं। और ये बंदा इस तरह कर करके मेरे पैसे कितनी मालियत कितनी थी सारी? भाई आप देखिए 5,500 दिरहम का फ़ोन है, आईफोन जो था। टोटल कितने हज़ार दिरहम बन जाते? टोटल तो मैंने अभी तक नहीं किया अभी कि ये कितने बनते हैं। 15,000 दिरहम बन जाते? नहीं, इससे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि 1400 दिरहम की तो मेरी चेन थी और 700 दिरहम का मेरी अंगूठी थी। और उसी में मैंने 700-800 दिरहम तक ही मैंने अपनी बालियाँ बनवाई थी। और ये 1500 दिरहम से 15,000 दिरहम से भी ऊपर के पैसे बनते हैं। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 15-20? हाँ जी, 15-20 लाख से ऊपर बनते हैं पाकिस्तान के पैसे जो हैं बनते। और ये वहाँ से लेके जब ये आया 18 तारीख को, तो ये वहाँ से लेके आया था। और मेरी बहन ने बोला था अगर कि आपका घर बनता है, अगर बस जाता है घर और आप सुकून से अपने घर में बैठी रहती हैं, हमारे तो ना माँ बाप हैं ना मेरा कोई भाई है, और इसी को हमने सरबरा बनाया था अपना, हम 3 बहनें हैं। तो हमने तो यही सोचा था कि अगर पैसों की कौन सी बात है, और भी आ जाएंगे। ये खुद भी बोल रहा था कि मैं कमाऊंगा, और ये जुआ करवाता है। जुआ करवा? जी, ये नौकरी शोकरी कुछ नहीं करता। यहाँ पे इसकी एफआईआर थी, कुछ नाजायज़ असला रखने की एफआईआर थी इसकी, कुछ इसने मार कुटाई की, इसकी एफआईआर थी लड़ाई झगड़ों की। तो इसने बोला था कि मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं। फिर बाद में इसने बोला कि मैंने सारे मामला क्लियर करके तुम्हें यहीं पे रखूँगा, क्योंकि इसका अपना घर था और इसके बच्चे जो अपने घर में रह रहे थे। इसने बोला कि मैं तुम्हें अपने घर में ही रखूँगा। इनके बेटे मुझे इधर मारते थे, मुझे नहीं था पता इनकी वाइफ अभी जिंदा है। इन्होंने बोला था मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं उनको कन्विंस कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे साथ निकाह किया है, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकाह के ऊपर निकाह नहीं होता है हमारे में।
तो लेकिन इनके बेटों ने मुझे इधर, मैं प्रेग्नेंट थी, इनके बेटों ने मुझ पर तशद्दुद किया, तो तब भी मैंने कंप्लेन दिया। कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई इनके साथ? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। जी 5 साल हो गया। तो मेरे बेटे की जैसे डेथ हुई, इन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। फिर कुछ अरेंज करके मैं चली गई हूँ आउट ऑफ कंट्री इनके कहने पे। फिर ये भी पीछे गए हैं और अब इन्होंने न्यू ईयर की 18 को ये दिसंबर की 18 को ये वापस आए हैं और इन्होंने मुझे 22 को बुलाया वापस। इन्होंने बोला कि आप भी वापस आ जाओ, इधर हम इकट्ठा रहेंगे, मैं अपने घर में तुम्हें रखूँगा। मैं इनके कहने पे वापस आ गई हूँ कि मेरे बच्चों का बाप है, वो दुनिया में रहे हैं या नहीं रहे हैं। इन्होंने एक दिन मुझे अपनी बहन के घर रखा है, फिर आ गया है मेरी फुफ्फो की तरफ। मैं इधर रहने लगी हूँ, तो इधर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैंने बोला इन्हें कि मैं आपके साथ इधर कैसे रहूँगी, ये मेरे मायके का तो नहीं, मेरी बहन का ससुराल है, मेरी फुफ्फो है, तो अच्छा नहीं लगता। इस बात पे मुँह मारी हुई है। इनके बेटे भी धमका रहे थे मुझे। इन्होंने बोला है कि आ जाओ बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। लड़ाई की असली वजह ये है कि रहना किधर है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा। इसी स्टार्ट हुई थी हमारी बात, इसी बात से स्टार्ट। वो क्या कहते थे कि आप कहाँ पे रहो? वो कह रहे थे कि तुम इधर ही रहो अपनी पप्पो की तरफ। पप्पो के घर? हाँ जी। और उन दिनों में ये न्यू ईयर आने वाला था, क्रिसमस गुजरा हुआ था, तो मैंने कहा कि इतनी मॉर्निंग मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या खिलाए हो कि मैं तुम्हें अपने घर रखूँगा, तो फिर मुझे अपने घर ले जाए, मैं आपकी बीवी हूँ। ये मुझे यहाँ से रात को 8 बजे लेके बाहर निकल गया, धुंध पड़ रही थी, स्टॉप तक लेके गया। इन्होंने मुझे पूछा है बर्गर खाना, आपने कुछ खाना है? तो मैंने इनको बोला कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, आप जाना किधर है? इन्होंने बोला ठीक है मैं बर्गर लगवाता हूँ, आप ना आगे जाओ। मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ, इतना कि 2-3 मिनट की दूरी पे थी इनसे, और ये इन्होंने पीछे बर्गर वाले से वो पकड़ा, उसका ही बर्गर काटने वाले का छुरा जो था बहुत बड़ा था। इन्होंने पीछे आके मेरे सर पे वार किया, जैसे मैंने टर्न किया वो इन्होंने मारा अपनी तरफ से, पता नहीं वो गर्दन पे मार रहे थे कि फेस पे लग गया मेरे, और फिर इन्होंने मेरे बालों से पकड़ के मुझे सर मेरा टर्न किया और मेरे गर्दन पे मारा इन्होंने पीछे। आपकी कहाँ पे? एक तो आपका फेस पे ये दिख रहा है, यहाँ पे सर पे और पीछे गर्दन पे है मेरे ये सर पे भी हाँ मारा? जी सर पे भी मारा। उसके बाद लोगों ने पुलिस बुला लिया, लोगों ने इनको घेरा डाल लिया, लोगों ने इनको पकड़वाया वहाँ पे। मैं इनके साथ चली गई हूँ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे मेरे घर में से तो कोई भी नहीं था, कि फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, इन्हीं का ही फ़ोन मैं यूज़ कर रही थी। इनकी अम्मी गई हैं उधर थाने, SHO के पास भी मैं ज़बरदस्ती गई हूँ, मुझे SHO के सामने भी ये नहीं जाने दे रहे थे। SHO साहब ने बोला कि इनकी FIR कर दें अभी के अभी, तो इन्होंने मुझे इनकी अम्मी के साथ भेज दिया है जनरल हॉस्पिटल मेडिकल के लिए। वहाँ पे इनकी अपने हस्बैंड की अम्मी के साथ जनरल हॉस्पिटल जाती हैं मेडिकल करवाने? जी इनकी अम्मी के साथ गई हूँ और इनकी बहन का बेटा था साथ, ये दोनों थे। मतलब उनकी तो नानो लगती हैं ना, इनकी बहन का बेटा था और इनकी अम्मी थी। इन्होंने मेरा मेडिकल करवाया और वहाँ पे मुझे उन्होंने, जाहिर सी बात है, दिमाग सुन करने के भी इंजेक्शन लगाए थे मेरा सर को, के उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगाए थे, उन्होंने मेरे एक्सरे किया, उन्होंने मेरा CT स्कैन किया। उन्होंने वो जो एक उस पे पेपर पे वो सब कुछ लिख रहे थे, वो पेपर उन्होंने बोला था कि आप, मैं सुन रही थी कि आप वापस आके इधर जमा करवाना आपने। उन्होंने वो पेपर भी जमा नहीं करवाया और सामने मेरे उन्होंने फाड़े हैं वो पेपर जो हैं, फाड़ दिए हैं? जी। और जब मुझे वापस लाए, इन्होंने फाड़े हैं पेपर? सास ने फाड़े हैं उन्होंने मेरे सामने। और वो जो पर्ची फ़ीस की होती है 500 रुपया, कुछ सरकारी फ़ीस थी, वो जमा करवाई थी, वो उन्होंने मेरे सामने जलाई है और बाकी के उन्होंने फाड़ दिए हैं। अभी मैं कह रही थी उन्हें कि मुझे ये चाहिए, उन्होंने बोला वो वाले पेपर नहीं मैंने फाड़े, ये तो कोई और है। फिर बाद में मैं उनसे मेडिकल की वो मांगती रही हूँ कि मैंने करना है इन पर, ये मैंने केस करना है, लेकिन उन्होंने मुझे वो पेपर नहीं दिए, ना तो वो मेडिकल के पेपर दे रही थी, ना वो मेरे साथ बात कर रही थी अभी, और मुसलसल मुझे अभी धमकियां दे रहे। अभी भी मैं कचहरी गई थी तो उनके बेटे ने मुझे धमकी दी है, इधर ही वो पास उनका घर है। उन्होंने कहा है कि हम अगर पहले बच गई हो हमारे पापा के हाथों से, अगर आप सुलह नहीं करते हो, केस वापस नहीं ले रहे हो, तो आप हमारे हाथों से नहीं बचते। देखिए उन्होंने पहले भी मेरे पे 3 दफ़ा अटैक किया, उन्होंने मुझे पॉइजन दिया, वो भी मैं गई थी लेकिन मैं वापस आ गई। मैंने बोला मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं, उनका जिगर है, उनका कलेजा उनके साथ जुड़ा हुआ है, मैं उनके साथ कुछ नहीं करती जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक है। तो मैं तो अपना घर बसाना चाह रही थी उसके साथ, लेकिन उन्होंने खुद, मेरे हस्बैंड ने जब मेरे साथ ये किया है, अब मैं उसको मुआफ़ नहीं करना चाहती। मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ कि मुझे अगर कभी भी कुछ भी नुकसान होता है तो वो इनके बेटे या इनकी फैमिली में से कोई भी ज़िम्मेदार है। इनकी अम्मी सुबह शाम कस्में उठाती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे MLC जो करवाए थे उनके पेपर उन्होंने मुझे दिए। 3 दिन से मैं उनके पीछे हूँ। फिर मैं उधर गई हूँ पुलिस स्टेशन, उन्होंने मुझसे MLC के लिए उन्होंने मुझसे 6000 रुपया लिया। 1000 रुपये उन्होंने एक बंदे को दिलवाया,
करवाया, 5,000 रुपये उन्होंने खुद ले लिए। किसने, पुलिस ने? ASI साहब जो हैं वहाँ पे, क्या नाम है? नसीर अहमद उनका नाम। किस थाने में? नश्तर थाने में होते हैं। नश्तर थाने में। जी, आज सुबह मैं गई थी, सुबह 8 बजे मैं उनके पास गई हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ से कहा है कि आप 6,000 रुपये दे दें, हम इनका रिमांड भी निकलवा लाएंगे और इनकी MLC जो आपकी इन्होंने घुमाई है वो भी लेंगे। फिर उन्होंने मुझे जनरल हॉस्पिटल बुलाया और वहाँ पे मुझे उन्होंने 4-5 घंटे जलील करके फिर उन्होंने मुझे भेज दिया कि आपकी MLC नहीं मिल सकती, आपको वो उन्होंने ख़त्म हुआ हुआ आपका कार्ड है ही नहीं है यहाँ पे। ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने खुद सारा कुछ करवाया, मेरे स्टिचेस हुए हैं, सब कुछ हुआ है, वो गुम नहीं हो सकता। इन्होंने खुद ही कहीं किया है और अभी मजीद मुझसे वो फिर से पैसे मांग रहे हैं। पुलिस वाले? जी, पैसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इनका नहीं तो उनका रिमांड रुक जाएगा, वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। वो कह रहे हैं जिस औजार से उन्होंने आपको मारा है वो औजार भी उनसे बरामद नहीं वो कर रहे और ना ही तो वो उनसे कोई पूछताछ कर रहे हैं। वो उधर आराम से बैठा हुआ है, उसका रिमांड निकला भी है तो उसको कुछ नहीं वो कह रहे। नाज़रीन, आपने सारी कहानी जो है इनकी ज़ुबानी सुनी है कि किस तरह से हस्बैंड जो है बर्गर खाने के बहाने जो है वो लेके गया बाहर मार्केट में, वहाँ पे बर्गर वाली शॉप पे इनको वहाँ पे खड़ा किया और वहाँ से चाकू उठाया है और इन पे वार किया है। इनको इनका मर्डर करने की कोशिश जो है वो की गई है, जो कि नाकाम रही। वहाँ पे लोगों ने पकड़ के उस नौजवान को पुलिस में गिरफ़्तार करवाया है, FIR हो गई है। लेकिन जो रिपोर्ट है इनकी मेडिकल, उसमें रद्दोबदल जो है वो की जा रही है इनकी सास जो है उनकी जानिब से। अभी तक इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है सही वाली वो इनको दी नहीं गई और पुलिस की जानिब से रिश्वत जो है वो तलब की गई। 6,000 जो है ये अभी तक दे चुकी हैं। मजीद जो है पैसे वो डिमांड किए जा रहे हैं। जो कि एक ASI है थाना निश्तर टाउन का, उसका नाम क्या है? नसीर अहमद है ASI निश्तर टाउन थाने का। उसकी तरफ से कह रहा है कि और पैसे मुझे चाहिए, फिर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो की जाएगी। क्या कहना चाहेंगी? आला ओहदेदार देख रहे हैं, हुकाम बाला देख रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगी, किन से करना चाहेंगी? IG पंजाब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं। IG पंजाब से मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरा जो केस इतना वो डल कर रहे हैं, इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बंदे को आज़ाद फिरने के लिए। और वो कह रहे हैं कि बस ये फिरता रहेगा आज़ाद और इस तरह करेगा हरकतें। पहले भी उन्होंने जो मेरे साथ किया, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए वो आवाज़ उठाएँ, सब मिलकर उठाएँ कि उन्होंने ये जो हरकत किया वो आइंदा किसी के साथ ना हो और मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और इंसाफ भी मिले। IG पंजाब साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि मेहरबानी से वो ये जो ASI साहब हैं वो ज़िम्नियाँ कमज़ोर कर रहे हैं, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, वो मेरा मेडिकल नहीं मुझे दिलवा रहे वहाँ से, वो प्लीज़ उन पे एक्शन लें कि ये वो अपनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल तौर पे उस पर नज़र करें और उसको सही से काम करेंगे। वो इस तरह बंदा बाहर नहीं आ सकता। वो कह रहे थे कि 15 दिन में इसकी ज़मानत हो जाएगी और ये आ जाएगा, जब तक कि उसका रिमांड भी नहीं लिया जा रहा अभी तक। नाज़रीन, आपने सारी कहानी जो है इनकी ज़ुबानी सुनी है, किस तरह वाक़या पेश आया, कहानी किया है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इनकी जो आवाज़ है हकाम बाला तक पहुँचे, IG पंजाब तक पहुँचे, मोहसिन नकवी तक पहुँचे, ताकि इस वाक़े का नोटिस हो और शख्स के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। इस तरह अगर वो इस बीवी के साथ कर रहा है, दूसरी किसी के साथ भी इस तरह करेगा। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुआशरे में नहीं होने चाहिए, उसका रोकथाम जो है वो होनी चाहिए। इस वीडियो को नाज़रीन आपने शेयर करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।